प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर आज एक नए टॉपिक के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में एक ऐसा युग बन करके आया कि जहाँ से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। यह युग ऐसा युग था कि जब हमारी कविता राज दरबारों तक सिमट करके रह गई थी और वह कविता आम जन के लिए न होकर के सिर्फ राजाओं के लिए रह गई थी। कहने का मतलब यह है कि रीतकाल की कविता केवल सभा और दरबारों के लिए ही रह गई थी। जो कवि थे रीतकाल के वो जनता के लिए नहीं बल्कि राजाओं के लिए कविता लिखते थे। तो भारतेंदु युग के कवि वह कविता जो राज दरबारों तक सिमट करके रह गई थी उस कविता को आम जन के लिए बाहर निकाल कर लेकर के आते हैं। इसमें भारतेंदु जी बहुत भूमिका निभाएं। हिंदी की अनेक विधाओं के जन्मदाता रहे। निरंतर सुधार, भाषा सुधार, समाज सुधार हर क्षेत्र में ये कवि निरंतर लगे रहते थे। आइए देखते हैं कि भारतेंदु युग को लोग क्या कहें। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है या भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखते हैं और उसका समय संवत 1925 से 1950 तक स्वीकार करते हैं। तो भारतेंदु युग का जो समय माना जाता है वो भारतेंदु जी के जन्म से लेकर के यानी 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग का समय माना जाता है। भारतेंदु युग का जो काव्य है ये सामाजिक चेतना का काव्य है। यहाँ राज दरबार से कोई लेना देना नहीं। यहाँ के काव्य की विशेषता यदि देखें तो सामाजिक चेतना जैसी प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे मिलती हैं और इस युग में सामाजिक अंधविश्वासों और कुरीतियों पर भी प्रहार किया गया है। तो आइए हम भारतेंदु युग की एक एक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस पे चर्चा करते हैं। तो भारतेंदु युग की जब हम विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता। थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल इन तीनों युगों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो राष्ट्रीयता थी वो कैसी राष्ट्रीयता थी? संकुचित राष्ट्रीयता। इसके पूर्व के कवि पूरे भारतवर्ष को राष्ट्र समझते ही नहीं थे। वे अपने अपने राज्य को ही अपना एक अलग देश मानते थे। तो पहली बार कवि संकुचित राष्ट्रीयता से उठ करके संपूर्ण राष्ट्रीयता की बात करता है। भारतेंदु युग के कवि संपूर्ण राष्ट्रीयता की बात करते हैं जिसमें प्रेमघन जी लिखते हैं कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजामन। तो हिंदी के क्षेत्र में पहली बार अगर संपूर्ण भारत की बात की गई तो वो भारतेंदु युग के कवियों द्वारा की गई। भारतेंदु जी खुद लिखते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में यति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। फिर आप देखते हैं अंबिका दत्त व्यास जी लिखते हैं कि जयति राज राजेश्वरी, जय 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 परमेश। तो इस पंक्तियों के माध्यम से एक कवि संपूर्ण राष्ट्रीयता की बात करते हैं। अगर आप भारतेंदु जी के नाटक को देखेंगे,
भारत दुर्दशा में भी हो, इस बात को उठाए हैं। तो दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना क्या है? भारतेंदु युग के कवि जनता की समस्याओं का पहली बार निरूपण या चित्रण करते हैं। इससे पहले की कविताओं में, जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल आदि काल की कविताओं में जनता की समस्याओं को दिखाया ही नहीं गया। वहाँ राजाओं की समस्या को दिखाया गया, ईश्वर की समस्या को दिखाया गया, लेकिन पहली बार भारतेंदु युग के कवि को सामाजिक चेतना दिखाई देती है। वो लोग विधवा विवाह के प्रति, सामाजिक कुरीतियों के प्रति अन्याय उठाते हैं और अशिक्षा का जो माहौल भारत में व्याप्त था उसके लिए भी ये बात करते हैं कि आप शिक्षित बनो। और तो और सबसे बड़ा कारण, भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण ये विदेशी वस्तुओं को भी मानते हैं। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो सामाजिक चेतना का पहला प्रयास भारतेंदु युग में किया गया। प्रताप नारायण मिश्र जी एक गजल के माध्यम से लिखते हैं कि अभी देखिए क्या दशा होती है देश की, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग की जो श्रृंगारिकता है वो रीतकालीन श्रृंगारिकता से बिल्कुल भिन्न श्रृंगारिकता है और मर्यादित श्रृंगारिकता है। रीतकाल के कवि धन, उनको हर एक ग्रंथ लिखने के लिए मोटी मोटी रकम दी जाती थी। बिहारी को ही देखिए, बिहारी एक दोहे पे एक असरफी बिहारी को दी जाती थी और उन लोगों की जो श्रृंगारिकता थी वो श्रृंगारिकता मर्यादा की सीमा को पार कर गई थी। भारतेंदु युग के कवि भी जो है श्रृंगारिक महत्व देते हैं, लेकिन इनकी श्रृंगारिकता मर्यादित श्रृंगारिकता है, जो आपको भारतेंदु की रचना प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर में दिखाई देती है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। भक्ति भावना भारतेंदु के कवियों में कैसी भक्ति भावना है? ये लोग ईश भक्ति पे बल न दे करके देशभक्ति अर्थात राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। इस युग के कवि ईश्वर की भक्ति को स्थान न देते हुए देशभक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। और भारतेंदु जी लिखते हैं कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए। प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं हम आरत भारतवासिन पे अब दीन दयाल दया करिए। जैसी पंक्तियाँ भारतेंदु युग की कविताओं की भक्ति भावना का बोध कराती है कि इस युग के कवि देवभक्ति की बजाय राष्ट्रभक्ति को जो है प्रमुख महत्व देते थे। अब अगली विशेषता है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति एक ऐसी विशेषता है कि एक कवि गोष्ठियों का आयोजन करते थे। जैसे कविता वर्धिनी सभा भारतेंदु जी बनाए थे, रसिक समाज कानपुर में बनाया गया। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चलती थी जो कवियों की काव्यात्मक प्रतिभा का बोध करने के लिए उन्हें एक समस्या दी जाती थी और उन कवियों को उस समस्या पर एक कविता बना के सुनाना होता था। तो जो कवि इन समस्याओं पे खरा उतरता था वो लोग उन्हें अपने मंडल में शामिल कर लेते थे। अब एक प्रश्न पूछता है कि भारतेंदु युग का वह कौन सा कवि है जिसके काव्य जीवन का प्रवेश कविता वर्धिनी सभा से यानी समस्या पूर्ति से होती है? तो अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास को दो समस्याएं दी गई थी। पहली समस्या थी पूरी अमी की कटोरियां सी और दूसरी समस्या थी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। और अंबिका दत्त व्यास इन दोनों समस्याओं पर एक सुंदर सी कविता लिख करके पूरी करते हैं
और इन्हें सुकवि का सम्मान दिया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के किस कवि को सुकवि का सम्मान दिया गया, तो अंबिका दत्त व्यास को दिया गया। अब आइए देखते हैं अगली विशेषता क्या है। तो अगली विशेषता है हास्य व्यंग। अंग्रेजी शासन व्यवस्था से भारतेंदु युग के कवि इतने दुखी हो गए थे कि वे हास्य व्यंग का सहारा लेते हुए उन पर व्यंग करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे भारतेंदु की रचना है नए जमाने की मुकरी, उर्दू मारी गई, बंदर सभा। तो ये जो रचनाएं हैं इसमें भारतेंदु जी हास्य व्यंग का प्रयोग किए हैं। प्रताप नारायण मिश्र, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु की। अब नीचे है तृप्यंताम, बुढ़ापा, हरगंगा, ककराष्टक, ये रचनाएं किसकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की। तो इन रचनाओं में हास्य व्यंग की चहलकदमी देखने को मिलती है। अब अगली विशेषता है रीति निरूपण। रीति निरूपण जैसे रीतकाल में रस के ऊपर ग्रंथ लिखे गए, छंद के ऊपर ग्रंथ लिखे गए, उसी प्रकार भारतेंदु युग में भी जो है रीति निरूपण किया गया, जिसमें जसवंत जसोभूषण मुरारी दीन ने एक ग्रंथ लिखा और अलंकार प्रकाश कन्हैया लाल पोद्दार ने भी ग्रंथ लिखा। तो भारतेंदु युग में रीति निरूपण भी मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता है, हल्का फुल्का रीति निरूपण मिलता है। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भारतेंदु युग की अंगीभूत विशेषता है। यहाँ पे प्रेम घन अपनी रचना मयंक महिमा, अंबिका दत्त व्यास पावस पचासा और भारतेंदु जी बसंत होली और प्रात समीरन कविताओं में प्रकृति निरूपण करते हैं। अब अगली विशेषता है भाषाई चेतना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतेंदु युग में काव्य भाषा कैसी थी। तो भारतेंदु युग की काव्य भाषा ब्रज थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के काव्य की भाषा क्या थी। तो भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज और गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली। भारतेंदु युग के कवि कहते थे कि खड़ी बोली में काव्यात्मक क्षमता नहीं है। भारतेंदु युग के कवियों का मानना था कि खड़ी बोली में काव्यात्मक क्षमता नहीं है, जिसका विरोध श्रीधर पाठक जी ने किया। श्रीधर पाठक ने। और 1888 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य नामक एक पुस्तक लिखी। खड़ी बोली का पद्य, और जिसकी भूमिका फ्रेडरिक पिनकॉट महोदय ने लिखा। अयोध्या प्रसाद खत्री की पुस्तक है खड़ी बोली का पद्य, और इस पुस्तक के माध्यम से खड़ी बोली आंदोलन चलाई गई। और आप आगे देखेंगे कि यह आंदोलन द्विवेदी युग में आगे चल के सफल हो जाता है और काव्य की भी भाषा जो है खड़ी बोली मानी जाती है। अब आप देखेंगे कि ये लोग जितनी भी कविताएं लिखते हैं ब्रज भाषा में, लेकिन कुछ कवि जो है खड़ी बोली में भी छिटपुट कविताएं लिखते हैं। अब ये थी भारतेंदु युग की विशेषता। अब बात यदि की जाए कि भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या है, तो भारतेंदु युग की 2 ही 3 विशेषताएं सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक चेतना, समस्या पूर्ति और राष्ट्रीयता। तो प्रिय छात्रों, ये थी भारतेंदु युग की विशेषता। अब आइए हम देखते हैं भारतेंदु युगीन कवि इसमें कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें आते हैं, 1850 से 85-81 के रहने वाले थे। प्रेम घन आते हैं 1855 से 1923 ईस्वी, ये दत्तापुर के निवासी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्जापुर का निवासी बताते हैं। प्रताप नारायण मिश्र उन्नाव
बैजे गांव उन्नाव के निवासी हैं। जगमोहन सिंह, पूरा नाम ठाकुर जगमोहन सिंह, ये विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश के राजा थे। अंबिका दत्त व्यास ये काशी के थे। राधा चरण गोस्वामी ये वृंदावन के थे। और राधा कृष्णदास कहाँ के थे? काशी के। और ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे और नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आइए अब हम भारतेंदु युग के कवियों पर चर्चा करते हैं। तो भारतेंदु युग के कवियों में पहला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनका जन्म 3 सितंबर 1850 काशी में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास। भारतेंदु कम उम्र में ही कविता लिखने लगे थे और 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने पिता को एक पंक्ति भेंट की। वो पंक्ति क्या थी? लय ब्योरा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, श्री अनिरुद्ध सुजान बाणासुर के सैन्य को हनन लगे भगवान। इस कविता को पढ़ के इनके पिताजी इन्हें आशीर्वाद दिया कि आगे चल के बहुत बड़े कवि बनोगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पे हुई। ऐसा माना जाता है कि ये सेठ अमीचंद की वंश परंपरा के थे। इनके जो पूर्वज थे सेठ अमीचंद बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे और उन्हीं की परंपरा में गोपाल चंद्र गिरधर दास हुए। यही गोपाल चंद्र गिरधर दास हिंदी का पहला नाटक नहुस नाटक लिखते हैं। भारतेंदु जी खुद लिखते हैं कि हमारे पिताजी का नहुस नाटक हिंदी का पहला नाटक है। अब यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये बनते हैं कि भारतेंदु की कुल पत्रिकाएं कितनी हैं? तो भारतेंदु की पत्रिका है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बुधनी। 1868 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी। कविवचन सुधा बार बार पूछा जाता है किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मासिक पत्रिका है। अब आप देखेंगे काशी पूछा जाता है कि भारतेंदु को मून ऑफ इंडिया का सम्मान कौन दिया? मून ऑफ इंडिया। तो मून ऑफ इंडिया जिसे हिंदी में भारतेंदु कहा जाता है, तो भारतेंदु सम्मान काशी के विद्वत समाज ने दिया। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र तदीय समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? तदीय समाज। फिर कविता वर्धिनी सभा की भी स्थापना करते हैं काशी में, कविता वर्धिनी सभा। और पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी भारतेंदु करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु ने। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु ने। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु ने। आइए भारतेंदु की रचनाओं पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। भारतेंदु की कुछ रचनाएं तो हम आपको विशेषता के समय ही बता चुके हैं, लेकिन भारतेंदु की जो चर्चित रचनाएं हैं वो है उर्दू का स्यापा, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा,
बंदर सभा, समधिन मधुमास, नए जमाने की मुकरी, नए जमाने की मुकरी, रिपनाष्टक, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ये खड़ी बोली में लिखी गई कविता है, ये पूछा जाता है। एक प्रश्न और पूछता है कि भारतेंदु युग का वह कौन सा कवि अमीर खुसरो की तरह पहेलियां और मुकरियां भी लिखता था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद पहेलियां और मुकरियां लिखते थे। आइए अगले कवि पे चर्चा करते हैं। तो भारतेंदु युग के अगले कवि हैं प्रेमघन। इनका पूरा नाम बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन था। क्या नाम था? बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि बिल्कुल भारतेंदु की जैसी अपनी वेशभूषा रखता था? तो प्रेमघन भारतेंदु की जैसी वेशभूषा रखते थे। अब देखते हैं भारतेंदु युग में प्रेमघन से जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न है कि संदर्भ सभा और रसिक समाज की स्थापना किसने की? संदर्भ सभा मिर्जापुर से और रसिक समाज ये कानपुर से। ये दो संस्थाओं की स्थापना कौन किया? इनकी दो पत्रिका भी थी, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। ये मासिक पत्रिका थी और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका। एक प्रश्न पूछा जाता है, ये दोनों पत्रिकाएं कहाँ से निकलती थी? तो मिर्जापुर से। प्रेमघन से यदि कोई प्रश्न आता है तो बस यहीं से प्रश्न आते हैं कि संदर्भ सभा की स्थापना मिर्जापुर से किसने की? प्रेमघन ने। रसिक समाज की स्थापना कानपुर से किसने की? प्रेमघन ने। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद जो पत्रिकाएं किसकी हैं? तो प्रेमघन की। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्र कहाँ से? मिर्जापुर से। और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र मिर्जापुर से। आइए अगले जो कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र पे चर्चा करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र इन्होंने हिंदी की हिमायत नाम से एक कविता लिखा और उसमें हिंदुस्तान का नारा दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। कविता में लिखे हैं कि जपहि निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। इसमें इनकी पत्रिका जब बिकती थी तो कुछ लोग पैसा नहीं देते थे, तो एक मोटो ये लिखते थे कि 8 माह बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि किस जो पत्रिका के मुख पृष्ठ पे लिखा रहता था? तो ब्राह्मण पत्रिका के। आइए अगले कवि हैं जगमोहन सिंह। इनसे कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछता है, इनकी कोई पत्रिका भी नहीं है। अंबिका दत्त व्यास से
कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे अंबिका दत्त व्यास वैष्णव पत्रिका निकालते थे। कौन सी पत्रिका? वैष्णव पत्रिका। फिर पूछता है कि किसे सुकवि का सम्मान दिया गया? तो अंबिका दत्त व्यास को। फिर पूछता है कि किसका प्रवेश जो है कविता वर्धिनी सभा में समस्या पूर्ति के माध्यम से होती है? तो अंबिका दत्त व्यास की। राधाचरण गोस्वामी ये भारतेंदु नाम से पत्रिका निकालते थे। किस नाम से? भारतेंदु। पूछता है कि भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राधाचरण गोस्वामी। राधा कृष्ण दास से नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधा कृष्ण दास। फिर पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? तो राधा कृष्ण दास। प्रिय छात्रों, भारतेंदु युग के जितने कवि हैं इनसे विशेष रचनाएं यदि किसी से पूछी जाती हैं तो भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र से खासकर इनकी पत्रिका और संस्थाओं को पूछा जाता है। बाकी जब आप इनका नाटक पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे तो वहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भारतेंदु युग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर हम जो है चर्चा कर दिए। नमस्कार।